मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताने चाहूँगा कि मार्च महीने में और क्या क्या कार्यक्रम होने वाले। तो इस रविवार 12 तारीख को अनअकैडमी का कॉम्बैट क्विज, जिसमें अच्छा रैंक हासिल करने पर आपको अमेजॉन गिफ्ट वाउचर और दूसरे इनाम मिल सकते हैं। 16 तारीख गुरुवार को 2024 यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए नया बैच शुरू हो रहा है और उसमें भी 20% डिस्काउंट ऑफर। और फिर उसके बाद 22 तारीख बुधवार को इकोनॉमी के फ्री अपडेट्स की ये जो अपनी सीरीज चल रही है Win23 सीरीज, उसका नेक्स्ट लेक्चर होगा रात को 9 बजे। इसको थोड़ा और डिटेल में मुझे बताना हो तो कॉम्बैट चीज़ क्या है। रविवार को 50 क्वेश्चन 60 मिनट में आप कंप्लीट करो, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट के ये पूरी कंबाइंड क्विज होती है। उसमें आप अच्छे नंबर हासिल करते हैं तो आपको अमेजॉन गिफ्ट वाउचर, स्कॉलरशिप, इनाम सब मिलता है। पिछले वर्षों में भी अलग अलग यूपीएससी टॉपर जब तैयारी कर रहे थे उन्होंने भी ये टेस्ट दिए थे और उनको फ़ायदा हुआ था। रियल यूपीएससी एग्ज़ाम जो 2022 में हुई, उसमें जो 100 क्वेश्चन पूछे गए उसमें से 30% ऐसे थे जो अपने कॉम्बैट के साथ क्वेश्चंस मिलते जुलते, सिमिलर टॉपिक, सिमिलर पैटर्न हमें देखने को मिलता है। सो दैट इज़ ऑन संडे 12 तारीख को वो होगा। उसके बाद गुरुवार को 16 तारीख को 2024 की तैयारी करने वालों के लिए नया बैच शुरू हो रहा है, आरंभ बैच। आरंभ बैच के अंदर भी अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा लाइव क्लासेस। अगर लाइव क्लास मिस हो गया तो आप रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हैं। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग के अलग सेशन होते हैं। प्रीलिम और मेंस की टेस्ट सीरीज़ मिलती है। मेंस की टेस्ट सीरीज़ इवेल्युएशन के साथ है। नोट्स की एक्सेस मिलती है और ये सब पर भी 20% डिस्काउंट कोड आप यूज़ करें mona.org। और प्राइजेस शुरू हो रहे हैं अराउंड 14,850 ऑनवर्ड्स। इसमें भी कई सारे टॉपर्स अनअकैडमी के कोर्सेज़ की मदद से उनको मदद मिली है। 2021 में 197 से ज़्यादा टॉपर्स को सिलेक्शन में इससे मदद मिली है। सो दैट वाज 16 गुरुवार। एंड लास्टली उसके बाद बुधवार 22 तारीख को इकोनॉमी के अपने ये अपडेट्स की नेक्स्ट सीरीज़। देखिए, 2022 से लेके अब तक, मतलब पिछले एक साल का इकोनॉमी का करंट अफेयर्स, फिर फरवरी 2023 में जो आया बजट, और जनवरी 2023 में जो आया इकोनॉमिक सर्वे, इन सबको कंबाइन करते हुए मेरी इकोनॉमी की पूरी एक सीरीज़ चलती है, Win23 सीरीज़। उसका नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है। और ऐसा ये पहली बार कर रहा हूँ ऐसा नहीं, इससे भी पहले सालों में 2020 में, 21 में, 22 में ये मैं कर चुका हूँ। इकोनॉमी भी जो हम पढ़ते हैं 6 पिलर में, तो अब तक जो फ्री लेक्चर्स इस सीरीज़ में हो चुके हैं Win23 सीरीज़ में, उसके अंदर पिलर 1 यानी मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस ख़त्म कर दिया। अभी जो नेक्स्ट हम आगे बढ़ने वाले हैं 22 तारीख को, वहाँ पर बजट, टैक्सेशन, जीएसटी, एफआरबी, एमएक, फिजल डेफिसिट, इन सब के बारे में लेटेस्ट बजट इकोनॉमिक सर्वे ने क्या कहा, पिछले एक साल में क्या ट्रेंड रहा, वो सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी वगैरह चलते रहेगा। इन सभी चीज़ों की लिंक्स आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और अनलॉक कोड हर एक चीज़ का है monal.org, इंक्लूडिंग दिस अपकमिंग कोर्स की, जहाँ पर 2024 को हम टारगेट कर रहे हैं, वहाँ पर भी 20% डिस्काउंट। सो मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी में आई एम श्योर आप सब लोगों को सब पता ही है, लेकिन सबसे पहले मेंटल वार्म अप के लिए कुछ चीज़ जान लेते हैं। सपोज ऑनियन 5 रुपीज़ पर किलो से बढ़ के 150 हो गया, मतलब महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन इज राइजिंग। तो रिजर्व बैंक ने क्या करना चाहिए, लोन महंगे करवा दो ताकि पब्लिक शॉपिंग कम करे, ताकि शॉपकीपर पर दबाव बने कि ग्राहक को अट्रैक्ट करने के लिए वो अपने चीज़ों के प्राइस थोड़े सस्ते कर दे। तो सस्ता हो गया था, आप क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन काबू में आ गया। सो दैट इज द जिस्ट ऑफ एंटायर थिंग अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी। अभी हाउ एग्जैक्टली आप लोन को महंगा करेंगे, तो देखिए, अगर मेरे पास 2 बर्गर होते और मैं 100 100 रुपये में बेचता, लेकिन फिर मेरे पास अगर एक ही बर्गर हो और मेरी इच्छा नहीं, मुझे तो फिर भी उतना ही पैसा कमाना है, तो आई विल मेक द प्राइस 200 रुपीज़ का। सिमिलरली बैंक के पास लोन में घुमाने के लिए अगर 100 रुपये होंगे और तब उसका इंटरेस्ट रेट है सपोज 14%, फिर आरबीआई अलग अलग अपने टूल्स यूज करता है, रेपो, एसएलआर, सीआरआर, कैसे अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो अगर बैंक के पास लोन में घुमाने के लिए सिर्फ 85 रुपीज़ ही बचे, सो देन देयर इज लाइकलीहुड कि वो अपना लोन महंगा करके 18% कर दे, क्योंकि उसको अपना प्रॉफिट सेम टू सेम रखना है। यानी लोनेबल फंड्स और लोन इंटरेस्ट के बीच क्या है, इट इज अ सीसॉ लाइक रिलेशनशिप। लोनेबल फंड कम होंगे तो लोन महंगे हो जाएंगे। बस तो आरबीआई वही करता है, जब भी उसको महंगाई से लड़ना हो वो सीआरआर बढ़ा देगा, एसएलआर बढ़ा देगा, रेपो रेट बढ़ा देगा, ताकि बैंक के पास लोनेबल फंड्स कम हो जाए, ताकि बैंक अपने लोन इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कर दे।
कि सपोज बाइक लोन 14% में मिलता है, उसको 18% का, तो अपने आप पब्लिक शॉपिंग कम करेगी, शॉपिंग कम करेगी तो डिमांड कम होगी, तो शॉपकीपर प्राइस कम करेगा तो चीज़ें सस्ती हो जाएगी। ये एक बात है। उसके बाद CRR SLR वगैरह क्या काम करता है आई एम श्योर आप जानते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया वैसे भी इकोनॉमी में कुछ खास अपडेट है ही नहीं, तो क्या किया जाए, बस वही पुरानी चीज को रिकैप कर लेते हैं। समहाउ यू हैव टू, मतलब बोलने को तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ नहीं था, 4% का रेपो रेट था, बढ़ा के 650 किया और महंगाई से लड़ रहे हैं और बहुत अच्छा है, दैट इज इट। 2 लाइन में लेक्चर खत्म। बट देन यू ऑल्सो रिक्वायर सम सेटिस्फेक्शन, नहीं पढ़ाया नहीं आपने तो कुछ, बट उतना ही है पूरे साल की इकोनॉमी, नीड नॉट वरी। हम क्या कर रहे हैं अभी, थियरी देख लेते हैं थोड़ी। अगर मैं एक्सिस बैंक में 100 रुपये डिपॉजिट करूं, तो आप जानते हैं वो 100 के 100 रुपये लोन में नहीं घुमा सकता, क्योंकि उस पर कुछ नियम होते हैं कि आउट ऑफ दिस 100 रुपी उसने 4.50 रुपी रिजर्व बैंक में डिपॉजिट करने होंगे, जिसको हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो CRR। अब RBI उस 450 रुपीज का क्या गया, 4.50 का, वो RBI की मर्जी है, उसके रेपो लोन घुमाने, सरकार को लोन में देना है, वो RBI करे। लेकिन रिजर्व बैंक एक्सिस बैंक को कितना इंटरेस्ट पे करेगा, तो जवाब है 0। RBI will not pay any interest to reserve Axis Bank on the CRR deposits। दूसरा, ये जो 100 रुपये मैंने डिपॉजिट किए उसमें से 18 रुपये 18 रुपये एक्सिस बैंक ने कुछ लिक्विड एसेट तरल संपत्तियों में रखने होंगे। लिक्विड मतलब तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाए, जैसे कैश खुद या गोल्ड खरीद के रखे, या भारत सरकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद के रखी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन्वेस्टर से लोन में पैसा चाहिए तो उसके सामने वो जो रिसीट देता है उसको हम कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। हाँ, तो एक्सिस बैंक इन सब में मिनिमम 18 रुपीज उसने इन्वेस्ट करने होंगे अगर 100 रुपये का डिपॉजिट। सो दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR। अब आप कहेंगे पूरे साल में इसकी क्या अपडेट थे, अपडेट कुछ इतना था, CRR 4% था, उसको बढ़ा के RBI ने 4.50 किया। क्यों किया, क्योंकि उसको इन्फ्लेशन से लड़ना है, दैट्स इट। SLR वो तो कई सालों से 18% ही है, और उसमें क्या चेंज है, तो जब कोई चेंज नहीं, इट इज अनचेंज। आगे नहीं तो उसको भी बढ़ाना चाहिए, महंगाई से लड़ना है भाई। अगर उसको भी बढ़ाने को बैठा तो फिर अननेसेसरी लोन विल बिकम टू एक्सपेंसिव, जरूरत से ज्यादा भी लोन महंगे नहीं करने, वरना फिर इकोनॉमी आगे ग्रो नहीं कर सकती। कोई लोन ही नहीं लेगा तो सारी ऑटोमोबाइल सेक्टर बंद हो जाए वगैरह। सो व्हाट इज द अपडेट इन CRR एंड SLR, जस्ट टू ओनली वन अपडेट भाई, कि CRR को बढ़ा के 450 किया था, क्यों, इन्फ्लेशन से लड़ना है। उसके बाद कुछ पैसा प्राइवेटी सेक्टर लैंडिंग में जाता है, SDF रिवर्स रेपो, वो हम बाद में देखते हैं। तो ये एक बात हुई। CRR SLR में क्या अपडेट थे, CRR को बढ़ाया महंगाई से लड़ने, SLR में नो चेंजेस, दैट इज द अपडेट फॉर द एंटायर ईयर। नेक्स्ट मुद्दा है मॉनेटरी पॉलिसी का कॉरिडोर। ये कॉरिडोर है और उसके अंदर फ्लोर हो जाएगा SDF और ये सब चर्चा चल के है, हवा बना के रखिए, अदरवाइज टॉपिक इज वर्थ 2 स्लाइड ओनली। वो बात ऐसी है, एक्सिस बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब 1 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 14 दिन के लिए लोन में पैसा चाहिए, तो वो जाएगा रिजर्व बैंक के पास। अब रिजर्व बैंक कहेगा कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, यू हैव टू पुट समथिंग एज कोलेट्रल। तो वो कोलेट्रल क्या रखता है, कुछ रखता है, और RBI उसको लोन में पैसा देगा और लोन पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अब यहां पर मैंने आपको आगे स्लाइड में बताया, मैंने 100 रुपये डिपॉजिट किए थे, उसमें से एक्सिस बैंक ने सपोज 18 रुपये की GSEC खरीद लिए, जो कि उसका SLR कोटे के थे। फिर ये भी हो सकता है सपोज नो बडी इज कमिंग फॉरवर्ड टू टेक लोन्स, कोई आदमी लोन लेने के लिए नहीं आ रहा है, तो एक्सिस के पास तो और भी पैसा ऐसे ही पड़ा होगा, तो वो क्या कहे कि थोड़ा और इन्वेस्ट कर लेता हूँ, तो हो सकता है वो और 5 रुपए के SLR खरीदे एक्स्ट्रा। तो वो जो एक्स्ट्रा SLR खरीदे उसको हम क्या कहेंगे, वो सब SLR कोटा के बियॉन्ड, मतलब नॉन SLR कोटा वाले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के उसके इन्वेस्टमेंट। अब वही वाली चीजें वो वापस रिजर्व बैंक में गिरवी रखेगा और RBI उसको लोन देगा। लोन देगा तो लोन इंटरेस्ट रेट चार्ज करे, उसको क्या कहेंगे, रेपो इंटरेस्ट रेट। सो इफ GSEC आउटसाइड द SLR कोटा, उसको
एक्सिस बैंक गिरवी रखता है, इफ एक्सिस इज कीपिंग दोज थिंग्स एज प्लेजिंग एज कोलेटरल एंड आरबीआई इज गिविंग शॉर्ट टर्म लोन्स, और आरबीआई उस पर इंटरेस्ट रेट चाह के था 6.50, तो इस इंटरेस्ट रेट को हम क्या कहते हैं? रेपो रेट। आपको तो ये इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि वो उसको सेल करेगा, फिर रीपरचेज कर, वो सेल करेगा और फिर 100 रुपये में सेल करेगा, फिर वापस 6.50 करोड़ में रीपरचेज करे वगैरह। नीड नॉट वरी अबाउट ऑल दोज थिंग, क्योंकि यहाँ से हम अगर PYQ देखें प्रीवियस ईयर पेपर, वो सिंपली ऐसा पूछता है टू फाइट इन्फ्लेशन व्हाट शुड डू, व्हाट शुड आरबीआई डू, तो क्या करना चाहिए? ये लोन महंगे करने चाहिए। तो रेपो रेट जस्ट मिनट, जो एक जमाने में आरबीआई ने बहुत कम कर दिया था 4%, क्यों? क्योंकि कोरोना में आरबीआई चाहता था कि सब लोगों को सस्ते लोन मिले। अभी महंगाई से लड़ना है तो आरबीआई क्या कर रहा है? रेपो रेट को बढ़ा के 6.50% कर दिया। सो दैट इज रेपो रेट। इसके अलावा सपोज एक्सिस बैंक अपने SLR कोटा से गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवे रख के आरबीआई से लोन लेती है, तो आरबीआई उसको लोन देगा, उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा उसको कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का इंटरेस्ट रेट। वो रेपो से 0.25% ज्यादा होता है, 675%। तो ये जो 675% MSF है, इसको हम कहते हैं कि पूरी मॉनेटरी पॉलिसी का ये फ्लोर या सीलिंग या ऊपरी सीमा है, छत है। सो दिस इज द अपर स्लैब, और जो नीचे होगा उसको हम कहेंगे फ्लोर। तो फ्लोर क्या है? वो ऐसी बात है। लेट मी कम बैक दिस स्लाइड। मैंने एक्सिस बैंक में 100 रुपये डिपॉजिट की, उसमें से एक्सिस बैंक मैंने आपको बताया CRR में पैसा लॉक हुआ, SLR में पैसा लॉक हुआ, फिर वो अलग अलग पार्टीज को लोन देगा। अब लोन देगा तो इट इज नॉट नेसेसरी कि तुरंत कोई ना कोई लोन लेने के लिए आ जाए, समटाइम्स नोबडी इज कमिंग फॉरवर्ड टू टेक लोन। तो फिर एक्सिस के पास जो सरप्लस पैसा बचता है उसका वो क्या करेगा? If nobody is coming forward to take loans from Axis Bank, then what Axis Bank will do? If no loan takers are found, तो Axis के पास जो भी सरप्लस पैसा आया है डिपोजिटर से, जो भी बचा है, उसको वो इन्वेस्ट कर देगा कि वो आरबीआई में जाके उसको डिपॉजिट कर देगा। अब ये चीज CRR नहीं है, CRR ऑलरेडी डन। उसके बाद जो पैसा बचा उसमें भी nobody is coming forward to take loans, तो सरप्लस पैसा जो एक्सिस के पास है, एक्सिस उसको रिजर्व बैंक में डिपॉजिट करेगा। सामने रिजर्व बैंक उसको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे करे। अब समझो अगर मैं अपना पैसा एक्सिस में सेव कर रहा हूं तो एक्सिस मुझे इंटरेस्ट पे कर रहा है। सिमिलरली एक्सिस अगर अपना पैसा आरबीआई में सेव करे तो आरबीआई वाला भी उसको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे करेगा। वो इंटरेस्ट पे गए उसको क्या कहें? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, रिवर्स रेपो रेट है, ऐसे कुछ टूल्स हैं। वो क्या है वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में समझ रहे हैं। सो कमिंग बैक, मैं आपको ये बता रहा था, एक्सिस बैंक के पास अतिरिक्त पैसा है, कोई लोन में ले नहीं रहा है, तो अपने पास ऐसा जो सरप्लस पैसा है, आई हैव सम एक्स्ट्रा मनी, आई वांट टू डिपॉजिट टू यू, ऐसा वो एक्सिस SBI को, रिजर्व बैंक को बोल रहा है। एंड देन आरबीआई विल पे सम इंटरेस्ट टू देम। अब इसमें भी चीज ऐसी है कि इस बार आरबीआई कोई चीज गिरवी रखेगा, क्योंकि आरबीआई उनसे डिपॉजिट ले रहा है। तो वो क्या गिरवी रखेगा, उस हिसाब से दो विंडो बनते हैं। इफ आरबीआई गिव्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज कोलेटरल, तो उसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट वाला विंडो, और उस पर आरबीआई एक्सिस को कितना इंटरेस्ट पे करेगा? तो जवाब है 3.35%। अगर आरबीआई कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोलेटरल नहीं रखता, बस एक्सिस ने ऐसे ही पैसा डिपॉजिट किया, आरबीआई उसको ऐसे ही इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी SDF, और उस पर इंटरेस्ट कितना है? तो 6.25%। तो ये नया विंडो उसने खोला, और इस चीज को हम क्या कहते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी कॉरिडोर का ये फ्लोर यानी फर्श है, मतलब नीचे ये है। तो बात ऐसी है कि रेपो रेट इज द सेंट्रल पार्ट, उसके ऊपर है MSF, कितना जो भी रेपो रेट है उसमें 0.25% ऐड करो, दैट इज MSF, और नीचे SDF वो कितना है, तो जो भी रेपो रेट है उसमें 0.25% माइनस करो। तो ऐसा ये जो पूरा कॉरिडोर बना उसको हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कॉरिडोर, और उसका सीलिंग क्या है? MSF, फ्लोर क्या है? SDF। अब आप कहेंगे पर इससे क्या ही फर्क पड़ता है, उसको सीलिंग और फ्लोर नहीं बोल के आप कुछ और भी तो बोल सकते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। इनको सपना आ गया और हमको MCQ पास करने, सो वील एक्सेप्ट इट। ऑफ कोर्स उसमें रियल लाइफ में सब चीजें हैं कि बैंक वाले आपस में जो एक दूसरे को कॉल मनी, नोटिस मनी देते हैं, उसका क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है,
गवर्नमेंट सिक्योरिटी की यील्ड क्या चल रही है, और सामने ये जो कैनाल है उसके अंदर क्या रेट्स चल रहे हैं, उस हिसाब से उनके क्या प्रोजेक्शन है कि लोन के क्या इंटरेस्ट रेट होने चाहिए, महंगाई पर क्या होगा, ऐसे सब वो एडवांस कंसेप्ट होते हैं। उसके वास्ते वो इसको बोलते हैं कि ये बीच में कॉरिडोर है और ऊपर उसका सीलिंग है और नीचे फ्लोर है, बट दोज थिंग्स आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर आवर एग्जाम, सो विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट। सो दैट वाज वन थिंग। अब ये आगे हम बढ़ते हैं तो मनी सप्लाई और उस पर इकोनॉमिक सर्वे के क्या ऑब्जर्वेशन थे वो भी समझते हैं, बट विथ अ फ्रेश माइंड। तो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, तब तक आप ये करो, आपके स्क्रीन पर एक एमसीक्यू दिख रहा है, उसको दिमाग में उतारो। ब्रेक पे आने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे और बाद में देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे ने क्या ऑब्जर्वेशन दी। सो ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। मित्रों, ब्रेक के दौरान आप लोगों ने सब क्वेश्चन के एमसीक्यू स्टेटमेंट पढ़ ही लिए होंगे। तो जैसे ये टाइमर, अभी मैं वोटिंग लाइन ही शुरू करूंगा, सीधे आपके नीचे ABCD ऑप्शन दिखे, यू टिक इट, ये ऑप्शन है अगर आपको स्किप करना है। तो आपकी वोटिंग लाइन और टाइमर शुरू होता है। अब वोटिंग लाइन में आप जवाब दीजिए, ABCD मतलब ऐसा दबाओ, तो देन आई विल बी एबल टू सी। अभिषेक, अली, प्रशांत, अर्पिता, आनंद, समीर, आयुष, शीतल, अंशु, परिधि, श्रवण, राहुल, डॉक्टर प्रियंका, सौरभ, मंजीत, शिवांशी, रोहन, अंकित, ब्रिजेश, बजरंग, सारांश, यशस्वी, अस्तित्व, हेमचंद्र, साहिल, कार्तिकेय, अंश, कौशलेश, करण, शुभ ज्योति, नीतेश, एकता, मोहम्मद, सत्यजीत, मुसाफिर, एकलव्य, प्रणीत, कृति, तन्मय, अनुभव, ऋषभ, MD इमरान, साक्षी, यागिनी, प्रिंस, सिद्धार्थ, जॉय माल्या, आरुषि, शांतनु, तान्या, अभिषेक, अली, प्रशांत, अर्पिता, सर्वेश, अभी, शिवा, गांधार, दीपांशु एंड अदर्स करेक्ट आंसर्स। देखिए, जो एग्रीगेट मनी सप्लाई मतलब वो M3 की बात कर रहा है। अब ये सब क्या है, NCERT में भी है, अपने फुल लेंथ कोर्सेज में भी हमने समझा था। कुल मिलाकर चीज ऐसी है, कॉइन करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक, इन सबको आप ऐड करो तो आपको जो मिले उसको हम कहते हैं M3। तो कॉइन करेंसी विद पब्लिक, टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। पोस्ट ऑफिस में पैसा से वो उसको ऐड नहीं करना है, वो सब आप ऐड करेंगे तो आपको जो मिलता है उसको हम कहते हैं M4, वो अलग चीज है। तो यहाँ पर 1 2 3 आर करेक्ट, 4 एंड 5 आर रॉन्ग। और हमको पूछा है इनमें से कितने इंडिकेटर को यूज किया जाता है उसकी फॉर्मूला में। तो हमने फॉर्मूला बना था, क्या होता, कॉइन करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक। तो ये क्या, 1 2 एंड 3 इंडिकेटर्स। तो जवाब है ओनली 3 इंडिकेटर्स। आजकल क्या फैशन चल रही है, वो फैशन ऐसी चल रही है, ओनली 1 पेयर करेक्ट, ओनली 2 पेयर करेक्ट के पूरा दिन मॉक टेस्ट बनाते रहो। और लोग भी नहीं, पूरा दिन मैं तो मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, मेरा तो स्कोर ही नहीं हो रहा है, मेरी तो एक्यूरेसी नहीं बन, पर कहाँ से बनेगी, पहले तो आपको फैक्ट रट के आने पड़ेंगे ना। तभी तो, इसलिए तो ये लड़की घर से पढ़ के नहीं आया तू, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता। सो दैट इज इट। मुझे बहुत सारे लोग एक तो यही प्रश्न पूछते हैं इधर उधर कि मैं अब मॉक टेस्ट करूं, मैं सब मॉक टेस्ट करूं, दिन में कितने मॉक टेस्ट करूं, फुल लेंथ टेस्ट करूं। भाई पहले आप सब्जेक्ट पे कमांड हासिल कीजिए। ये सब ऐसी चीज है, जब तक आपने फैक्ट सब रट के नहीं बैठे, इसमें आप क्या ही एलिमिनेशन लगाओगे, राइट। सो दैट मस्ट बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर ये कैट या स्टाफ सिलेक्शन या ऐसी एग्जाम होती तो उसमें आप बार बार MCQ और वो सब करें, इट विल हेल्प यू। जैसे UPSC है, पहले आप ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स को कमांड हासिल करें। जहां तक MCQ बनाने की बात है, तो ये तो बच्चों का खेल है ना। पहले सी दिस MCQ, ये CDS में ऐसे पूछा कि उसने फॉर्मूला पूछ ली, अब मुझे UPSC में कन्वर्ट करने में क्या करूं, 5 दे के आपको बोलूं 3 पेयर बनाओ, चलते रहता है। खैर वापस आते हैं, अपना मेन मुद्दा तो ये है कि इकोनॉमिक सर्वे ने इस पर क्या ऑब्जर्वेशन दिया। जो लोग को ना पता हो, कुछ लोग यही सोच रहे हैं भैया तुम बता क्या रहे हो। देखिए, अगर मुझे ये जानना होता कि आपकी फिटनेस क्या है, तो मैं आपका बॉडी मास इंडेक्स निकालता। सिमिलरली मुझे अगर ये जानना हो पूरी इकोनॉमी में कितना पैसा है,
तो मैं ऐसे सब अलग अलग फॉर्मूला जैसे M3, M1, M2 इनसे मैं पता करता हाउ मच मनी इज देयर इन द इकोनॉमी, और फिर उस मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे कम करेंगे, उस हिसाब से लोन इंटरेस्ट महंगे होंगे सस्ते होंगे, ये सब एनालिसिस होता है। तो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे ने क्या पाया कि एक तो महंगाई से लड़ना है, इसलिए 2022 में मैंने आपको बताया आरबीआई ने काफी कदम उठाए कि सीआरआर जो पहले 4% था बढ़ा के कर दिया कितना, आई थिंक 450। रेपो रेट जो पहले 4% था उसको बढ़ा के कर दिया अराउंड 650। तो आप समझिए जब भी ऐसा होगा व्हेन आरबीआई इज परसुइंग टाइट मनी पॉलिसी, मतलब लोन महंगे कर रहा है, मनी सप्लाई कम करवा रहा है क्योंकि उसको महंगाई से लड़ना है, तो स्वाभाविक है ये जो भी मनी सप्लाई होगा जैसे M3 वो सब पहले से, ऐसा नहीं कि पैसा कम हो जाएगा पर उसका जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगा, परसेंटेज ग्रोथ विल स्टार्ट टू डिक्लाइन। तो बस M3 ग्रोथ में परसेंटेज में क्या हो रहा है, तो सब कम हो रहा है।